नमस्कार एवरीवन। इस हफ्ते मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा जो यूएस में रियल एस्टेट मार्केट चल रही है उसके बारे में। और लगभग ये पूरे नॉर्थ अमेरिका के लिए ही ट्रू है। ख़ास तौर पे जो वेस्ट कोस्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट्स होते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, वॉशिंगटन हो गया। हम बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को की। तो हुआ क्या है लास्ट के कुछ महीनों में, ख़ास तौर से Q1 2023 और Q2 जो अभी चल रहा है, बेसिकली हम लोग जून के अंदर हैं। क्या हुआ है कि काफ़ी सारी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं सैन फ्रांसिस्को में, ख़ास तौर पे जो 250-300 मिलियन पे बेचने के लिए लगाई थी, वो 40-50-60 मिलियन की बिक रही हैं। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो उसमें बेसिकली 70 से 72% का हेयर कट हो रहा है। ऐसा मतलब पिछले 10 सालों में भी नहीं देखा गया इतना ज़्यादा ड्रॉप प्राइसेस के अंदर। तो अगर मैं 2008 की बात करूं, जब हाउसिंग डाउनटाउन आया था और फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो उस समय थे या थोड़ा ध्यान रख रहे थे, तो ये जो जो कमर्शियल रियल एस्टेट में हो रहा है अभी बैठ के, ये उसको भी पार कर गया है बेसिकली। तो हो क्या रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स जिनके सैन फ्रांसिस्को में मल्टी स्टोरेड कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, उन्होंने उनको सेल पे लगाया Q1 के अंदर। और अक्सर कई बिल्डिंग्स के रेट जो वहाँ पे 250 मिलियन, 300 मिलियन, 350 मिलियन थे, वो अब जाके बिक रही हैं। जिनका कई कई तो इन्होंने सेल 2020 में लगाई थी, अब जाके बिकी है 2023 में। और जो रेट उनको मिल रहा है वो बैठ के मिल रहा है 40-50-60 मिलियन का। इनफैक्ट अभी वेल्स फार्गो ने भी अपनी बिल्डिंग बेची है, उसको भी 70% का हेयर कट मिला है। और भी कंपनीज उन्होंने बेचा है। तब होता क्या है ना, यहाँ पे ना कॉम्प्स चलते हैं बेसिकली रियल एस्टेट मार्केट में, कि जो पास में जो मकान है या पास में जो बिल्डिंग है वो कितने में बिकी। तो जो बाकी सारी बिल्डिंग्स होती हैं बेचने पे जब आते हैं, तो उनका भी फिर उसी से होता है कि भाई मार्केट में रेट कटना शुरू हो गया है, तो बाकियों को भी घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो Q1 में हमने जैसे देखा था, कई सारे बैंक डूबे यूएस में, और गवर्नमेंट ने आके उनको बेल आउट करा। सब लोगों का पैसा बच गया। थोड़े दिन के लिए थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन सब अपना पैसा वैसा निकाल पाए और चीज़ें सारी बैक टू नॉर्मल एटलीस्ट दिखना शुरू हुई। हो क्या रहा है ना बैठ के, क्या है कि ये जो रिसेशन है ना तो आ रहा है, और डर भी लग रहा है लोगों को, जॉब्स जा भी रहे हैं लेकिन कोई बोल भी नहीं रहा। हो क्या रहा है कि जो हाईटेक जॉब्स हैं जिसमें लोगों को 500, 600, 700 के डॉलर की तनख्वाहें मिला करती थी, वो तो जॉब्स जा रहे हैं लगातार, और उनमें सब ने ज़्यादातर हायरिंग फ्रीज लगा रखा है कंपनीज़ ने। कोई हायर वायर नहीं कर रहा है इस वक्त। अभी मैं मीटअप्स वगैरह में जा रहा हूँ, यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है जो लोगों की, और अक्सर यहाँ पे मीटअप्स में लोग पूछा करते हैं कि भाई कोई भी जो हायरिंग कर रहा है अपने हाथ खड़े करे। तो एक बंदा भी हायरिंग करने वाला हाथ खड़े नहीं करता है। जैसे वो पूछते हैं जो बंदे जॉब ढूंढ रहे हैं वो हाथ खड़े करें, तो बहुत बंदे निकलते हैं उसके अंदर। तो दिस इज़ अ एक ये बहुत डिफरेंट है जब आप कुछ हफ्ते पहले जाते हैं अगर मीटअप्स में, या लास्ट ईयर जाते हैं मीटअप्स में। ये बहुत डिफरेंट, मतलब चेंज हुए सिचुएशन काफ़ी हद तक। तो अब पता नहीं ये कितने समय तक रहने वाला है, कुछ कहना नहीं। लेकिन सैन फ्रांसिस्को जो कि हब है, जहाँ पे बे एरिया का हब बोला जाता है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे रेट इतने भयंकर तरीके से टूटने शुरू हो गए हैं कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में। इसका रीज़न ये, अगर आपने देखा होगा, अभी काफ़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि गूगल है, या इवन फेसबुक वगैरह भी है। इन लोगों ने बैक टू ऑफिस आरटीओ का अगर आप देखेंगे चालू कर दिया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने हैंड इन ग्लव होके ना, जो लोकल सिटीज़ हैं उनके संग कर लिया है कि भाई तुम लोगों को वापस बुलाओ, नहीं तो तुम्हें हम इंसेंटिव्स वगैरह नहीं देंगे। क्योंकि क्या होता है जब लोग आते हैं सिटीज़ में, तो थोड़ा वो खर्चा वर्चा करते हैं, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, थोड़ी रौनक बनती है उन जगहों पे। लेकिन अगर इन लोगों को आना ही नहीं है ऑफिस में और वर्क फ्रॉम होम ही करते रहना, या इवन हाइब्रिड मोड को भी आप लेते हैं कि भाई पहले पाँचों दिन आया करते थे, अब 3 दिन जाना ऑफिस या 2 दिन जाना है, और बाकी दिन घर से काम करना है। तो आपकी ऑक्यूपेंसी जो है बिल्डिंग की इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, राइट। और जैसी ऑक्यूपेंसी नहीं रहती, तो आप बेसिकली ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते हो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आपको ज़्यादा एक्सपैंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जो उसके आसपास की जो मार्केट्स हैं जो उन पर डिपेंड करते हैं कि भाई ऑफिस में बंदे आएंगे, वो खाना पीना भी खाएंगे, कुछ खरीदा फरोख्त भी करेंगे, वो सारी मार्केट्स टूट गई हैं एक्चुअली। जो शॉप्स वॉप्स हैं, जो डाउनटाउन्स वगैरह इलाके जो होते हैं यहाँ पे, उन पे बहुत गहरा असर पड़ा है। दूसरा क्या हुआ है कि जो कंपनीज भी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो क्या कह रहे हैं कि जो ऑफिस लीजेस ले रखी थी वो तोड़ रहे हैं लीजेस। ये काम सियाटल डाउनटाउन में भी हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में भी हो रहा है।
बेसिकली। तो जो अब चक्कर क्या है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने ले रखा था, इन्होंने बैंकों से लोन ले लेके बेसिकली बिल्डिंगें ये खरीदी होती हैं, और इनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इन्हें लीज़ मिलती रहेगी, लीज़ से वो खर्चा चुकाते रहेंगे मॉर्गेज का, और ये चलता रहेगा। अब जो है बड़ी बड़ी कंपनियों ने लीज़ ब्रेक करनी शुरू कर दी है बैठ के। अब ये देखिए, अब ये साइकिल, वर्चुअस साइकिल है एक, ठीक है। हाईटेक कंपनीज, बिग बैंक्स ये लीज तोड़ रहे हैं या अपनी बिल्डिंगें लॉस पे बेच रहे हैं। तो अब जब भी ये ऐसा कर रहे हैं, तो जो बैंकों से उन्होंने लोन ले रखा है उसके ऊपर ये असर करेगा। बैंकों के अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोन ऐसे टूटने शुरू हो गए बैठ के, या बैंक्रप्सी फाइल कर दी कंपनीज ने और नहीं दे चुका पाए उनके, क्योंकि अब डेलिंक्वेंसी रेट भी बढ़ गया है, ऑलमोस्ट बता रहे हैं अब 2.5 से 3% तक पहुंच गया है। डेलिंक्वेंसी उसे बोलते हैं जब आप जो मॉर्गेज होता है, आप 60 दिन से ज़्यादा अगर आप चुका नहीं पा रहे हो उसको, मतलब अपना जो मॉर्गेज पेमेंट है वो नहीं कर पा रहे, तो उसको डेलिंक्वेंसी स्टेट में डाल देते हैं। और अगर 3-4 बारी अगर ये डेलिंक्वेंसी हो जाती है तो वो बेसिकली कुड़की करते हैं, बेसिकली फोर क्लोज जैसे बोलते हैं यूएस में, उस स्टेज पे चला जाता है। तो अनुमान ऐसा है कि अब जैसे ये जो Q3 स्टार्ट होगा, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, Q3 के अंदर फोरक्लोजर्स होने शुरू हो जाएंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के, क्योंकि अब काफ़ी लॉस पे बिकनी शुरू हो गई हैं प्रॉपर्टीज़। तो शुरुआत इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी से हो रही है, क्योंकि बहुत सारे टेक कंपनीज और बैंक जो हैं प्रॉपर्टीज़ खाली कर रहे हैं, या उनका रेंट दोबारा रिन्यूअल नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो एक्सपेंशन नहीं सोच रहे, या सोच रहे हैं इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये डायरेक्ट असर करेगा छोटे बैंकों को, जो कि ज़्यादातर ये रियल एस्टेट वालों को लोन देते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट में। और इसके चलते क्या होगा, फिर दोबारा ये बैंक रन्स होंगे, जो आपने अभी शुरुआत के साल में देखा था कि काफ़ी सारे जो बैंक्स थे, उनको ऊपर बैंक रन हुआ और उनके अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया। तो अब इससे भी वही होगा बेसिकली, अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो एनपीए बढ़ जाएंगे, या बेसिकली एनपीए भी बढ़ते हैं तो भी बैंक रन तो नहीं, लेकिन हाँ बैंक को लॉस अगर ज़्यादा हुआ तो बैंक की लिक्विडिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बेसिकली स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अब पैसे ही आना बंद हो गया, क्योंकि अगर ये लोन नहीं चुका पाएंगे। तो इससे होगा क्या, इससे रियल एस्टेट इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर डाउनटाउन एरिया पिटने शुरू हो गए तो जो भी उनके सराउंडिंग एरियाज हैं, जैसे ट्रैवल कंपनीज़ हैं, परचून की दुकानें हैं, जो आसपास रेस्टोरेंट्स होते हैं डाउनटाउन वगैरह में, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ही उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपके ये जो ऊबर ड्राइवर्स हैं, लिफ्ट ड्राइवर्स हैं, रेस्टोरेंट में वर्कर्स हैं, क्लीनिंग सैनिटेशन वर्कर्स वगैरह, उन सब की जॉब लॉसेस होंगी। अभी तक हुआ क्या है कि उन पर इतना भारी असर नहीं पड़ा है बेसिकली। तो हाईटेक के अंदर तो जॉब लॉसेस बहुत हुए हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी कम का कम है। क्यों? क्योंकि ये छोटे जॉब्स हैं जिसमें सर्विस, जैसे ये सर्विस वर्कर्स होते हैं अपने, इन सब की इतनी जॉब्स नहीं जा रही हैं बैठ के। लेकिन इसके चक्कर में अब उन लोगों की भी जॉब जाएगी, जब अब ऑफिस ही नहीं रहेगा बैठ के, तो ऑफिस में सफाई कर्मचारी की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ट्रैवल नहीं करना तो आपको ऊबर लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है बैठ के। तो उन लोगों के ऊपर भी अब असर होना शुरू हो जाएगा बैठ के। इसीलिए भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंपनी आरटीओ कर रही हैं। अमेज़ॉन का भी अभी हमने सुना, गूगल का सुना, फेसबुक का भी सुना, ये सब लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ में इसमें नेक्स्ट राउंड ऑफ ले भी हो रहे हैं बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली एक दूसरा रीज़न भी हो सकता है आरटीओ का, कि ये कंपनी ना चाह रही है कि ले ऑफ ना करना पड़े, क्योंकि ले ऑफ में इनको सेवरेंस देना पड़ता है, 2-3-4 महीने की तनख्वाह देते हैं ताकि ले ऑफ कर सकें। अब ये क्या है, आपको फोर्स करेंगे कि आप ऑफिस आइए, आरटीओ कर दिया, रिटर्न टू ऑफिस। जो जो लोग नहीं आ पा रहे, नहीं कर रहे, तो उनको कह देंगे भाई तुमने हमारी बात नहीं मानी, इस चक्कर में तुम निकल रहे हो, तो बेसिकली यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। और इस चक्कर में उनको ले ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब इजी ले ऑफ है, मतलब वो बोल सकते हैं कि तो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे या काम नहीं कर रहे, तो आपका किस बात का आपको सेवरेंस मिलनी चाहिए। तो मुझे ये भी एक लग रहा है एक्सक्यूज़ हो सकता है, या काफ़ी सारी कंपनीज अपने ऑफिस लोकेशन ही क्लोज़ कर रही हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं ऑफिस, और कह रहे हैं कि भाई रिमोट काम चलेगा नहीं, आपको ऑफिस में आना पड़ेगा, चाहे 3 दिन के लिए भी बुलाएं, पहले तो फुल रिमोट दे रहे थे। तो मुझे लग रहा है इसका ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ने वाला है, क्योंकि अभी कमर्शियल रियल एस्टेट से स्टार्ट हो रहा है, साइड बाई साइड क्या हुआ है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है ना, वहाँ पे भी रेट गिरने शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या है, वो रेट इतने कम गिर रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब सॉरी, अगर रेट आप देखेंगे जो गिर रहे हैं वो 2%, 4%, 5% ऐसे हो रहे हैं। लेकिन लास्ट 2 से ढाई साल के अंदर जो रेट्स बढ़े हैं, 40 से 50% बढ़ गए हैं। तो अगर 4-5-6%, 10% भी अगर रेट गिरते हैं, दैट इज़ स्टिल नॉट अफोर्डेबल। और आप देख ही रहे होंगे मॉर्गेज रेट यहाँ पे जो हैं अभी भी 6, 6.5, 7% हैं आराम से, तो वो तो कुछ कम हो नहीं रहे।
इन्फ्लेशन भी 4 से 5% के बीच में अटक रही है। इसी चीज़ को अगर हम कनाडा में देखें तो कनाडा में भी काफ़ी हद तक रियल एस्टेट मार्केट टूटी है। इनफैक्ट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट कनाडा में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूट गई है। 20 से 25% ड्रॉप उधर ऑलरेडी आ गया है। टोरंटो एरिया में देख लीजिए, वैंकूवर एरिया में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन टोरंटो एरिया जो ईस्ट कोस्ट पे है उधर बहुत टूटी है मार्केट। एक्चुअली मेरे अपने ही कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनके घर हैं, उन्होंने सवा सवा 1.5 मिलियन के घर लिए थे, वो ऑलरेडी अभी 900 850 वगैरह के रेंज में ऑलरेडी आ गए हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपने 1.1 मिलियन का लिया और घर की वैल्यू अभी ऑलरेडी 900 के करीब हो गई है, तो सीधा सीधा 200 के का फटका तो आपको डायरेक्ट लग गया है ना। कुछ नहीं तो आपका मोटा मोटा 15-20% का फटका आपको एज इट इज़ लग गया है, और अभी ये और डिक्लाइन होगा बैठ के। तो पूरी नॉर्थ अमेरिका मार्केट है जिसमें कि कनाडा और यूएस आ जाता है। आई थिंक रियल एस्टेट बबल से बीत रही है और अभी इस समय बबल बर्स्ट होना शुरू हो गया है। कनाडा में जो है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में भी इसका असर देखने को मिल पा रहा है। यूएस में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है आएगा। यूएस में कमर्शियल रियल एस्टेट की तो बिल्कुल ही वाट लग गई, जिसे कहते हैं 70% पे डिक्लाइन मार रहे हैं, जो खास तौर पे सैन फ्रांसिस्को के अंदर। हाँ, अभी ऐसा सुनने में न्यूयॉर्क साइड पे या ईस्ट कोस्ट साइड पे नहीं आया है, शुरुआत इसकी सैन फ्रांसिस्को से हुई है, लेकिन मेरा मानना जल्द ही ये सियाटल में भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द सैन फ्रांसिस्को में कौन सी कंपनी है, कौन से बैंक्स हैं, ये सारे वही हैं जो बेसिकली टेक कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो अगर उन पे असर होगा तो सियाटल तो बेसिकली फॉलो करता है बेसिकली सैन फ्रांसिस्को। अगर आप देखेंगे तो दोनों वेस्ट कोस्ट पे हैं, दोनों पे सिमिलर साइड काइंड ऑफ कंपनीज़ हैं और दोनों ही टेक हब्स हैं बेसिकली। तो आने वाले समय में मेरा यही मानना है कि कमर्शियल रियल एस्टेट टूटेगी, काफ़ी हद तक टूटेगी, ऑलरेडी टूटनी शुरू हो गई है। ये जो Q3 और Q4 रहेगा, ये काफ़ी ट्रमल्टस टाइम रहेगा यूएस इकॉनमी के लिए, जिसमें कमर्शियल रियल एस्टेट टूटेगा और इसका असर जो आम जनता है उस पर देखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इमीडिएटली आपके जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, होटल्स हैं जो डाउनटाउन वगैरह एरिया के अंदर होते हैं, उन सब पे इम्पैक्ट होगा। क्योंकि भाई ऑक्यूपेंसी अगर ऑफिसेज़ की कम है तो लोग ट्रैवल भी कम करेंगे। तो हालांकि ये फुल रिमोट जैसा तो नहीं है, क्योंकि अब कंपनियाँ काफ़ी फोर्स कर रही हैं लोगों को कि आओ ऑफिस आओ ऑफिस आओ, लेकिन ना वो पाँचों दिन ऑफिस नहीं बुला रही हैं। हाइब्रिड इन्वायरमेंट है कि 3 दिन आ जाओ, 2 दिन आ जाओ। तो आई थिंक अगर इसी तरीके से ये अगले 6 महीने भी चलता है तो काफ़ी वाट लगने वाली है कमर्शियल रियल एस्टेट की। और इसके चलते आपके सारे ऊबर और लिफ्ट जो हैं, जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं, जो आपकी होटल्स वगैरह हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, बेसिकली सिटी के अंदर जो भी एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी इम्पैक्ट कर जाएंगी। जो जैनिटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो काम करा करते हैं, उन सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात का। तो आई थिंक आने वाला समय ख़तरनाक है इस सेंस में कि इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है। कमर्शियल रियल एस्टेट से ये स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये बेसिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी को बेसिकली कवर कर लेगा, क्योंकि इसमें बैंक और रियल एस्टेट दोनों लोग टूटेंगे। और जब जब ये लोग टूटेंगे बैंक और रियल एस्टेट दोनों तरफ से, कमर्शियल रियल एस्टेट से, इसका असर कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पे भी पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि भाई कंपनियां तो ले ऑफ कर रही हैं, लोगों को जॉब मिल नहीं रही है। बहुत से लोग, अब मेरे को पता चलने में आया, 6-6 महीने से जो हैं खाली बैठ गए और काफ़ी मायूस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग बेकार हैं, जस्ट कि क्या है, जॉब ही नहीं है तो आप कितने भी अच्छे हो तो आपको मिलेगी कैसे। हर कोई तो बंदा एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता, स्टार्टअप कर नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपसे कोशिश करूँगा दोबारा मिलने की किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको बस मैं एक थॉट पे लीव करके जाना चाहता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने जो प्रियजन हैं उनके साथ अपना समय बिताइए, बाहर घूमने जाइए, मेडिटेट करिए, गाना गाइए, अच्छा खाना खाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। जॉब आज चली जाएगी, कल फिर मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। कोशिश करिए कोई भी जो मेजर खर्चे हैं, चाहे घर खरीदना है, घर बिल्कुल मत खरीदिए इस वक्त। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें लग रहा है कि अच्छा मौका है, थोड़े रेट कम हुए तो हम कूद के घर खरीद लेते हैं। अगर आपके पास 1-2 मिलियन स्पेयर पैसा रखा हुआ है, आपको ख़रीदना है कैश में, अच्छी डील मिल रही है, गो हेड एंड डू इट। बट अगर आप नॉर्मल सिटीज़न हैं जो लोन लेके ख़रीदना चाह रहे हैं, तो मेरी सजेशन यही रहेगा, प्लीज़ आप कोशिश मत करिए अभी घर खरीदने के लिए। यूएस में बिल्कुल मत करिए कोशिश, चाहे आप कनाडा के अंदर हैं। अपना पैसे को कंजर्व करिए। हमें नहीं पता रिसेशन, अभी तक तो उन्होंने बोला ही नहीं है कि रिसेशन स्टार्ट हो गया है कि नहीं, लेकिन हम सब लोग भोग रहे हैं रिसेशन को, क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छी खासी हाई है। बट जॉब्स बिल्कुल रुक गई हैं।
और कमर्शियल रियल एस्टेट टूटनी शुरू हो गई। 70% तो किसी ने इमेजिन भी नहीं करा था भाई। 10-20% सोच रहे थे लोग करेंगे, ये तो सीधे 70% डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। तो ये तो बहुत कैटास्ट्रॉफिक है एक्चुअली, राइट। और अगर ज़्यादा बिकने पे आ गई और 70% भी उनको लगा हाई है, तो पता चल रहा है 90% डिक्लाइन पे बिकनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो इसका सर बैंक्स, मॉर्गेज लेंडर्स, रियल एस्टेट कंपनी सब पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो टोमल्टस टाइम्स हैं आगे। साल का जो सेकंड हाफ है, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से प्रेडिक्ट कर भी रहे थे, काफ़ी दिक्कतों से भरा हो सकता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने खर्चों को कम कीजिए, अपने घर परिवार के साथ समय बिताइए। ऐसा नहीं है कि कैटास्ट्रॉफिक है तो मतलब सब लोग ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक ये बिज़नेस साइकिल है ना, इकोनॉमिक साइकिल है। 10 साल से कुछ हो नहीं रहा था बैठ के, तो अब हुआ है, तो नेचुरल चीज़ है। बट क्या है, आपको दोबारा जैसे हम लोग गिर रहे हैं तो दोबारा खड़े होना है, और खड़े होने के लिए हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारे लव्ड वन हमारे साथ होने चाहिए। तो वो आप चीज़ फोकस करिए बैठ के, और अगले 6 महीने से 1 साल थोड़ा सा अपने खर्चे वगैरह देख के करिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट खर्चे बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, तो वो रोकिए, ताकि आगे आने वाले समय के लिए आपके ऊपर इतना स्ट्रेस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको दोबारा धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ज़रूर मुझे लिख के कमेंट करिए आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जल्द ही किसी नए वीडियो में दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।